तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरा प्रोग्राम है ये बहुत साधारण प्रोग्राम है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या वो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें समय नहीं मिल पाता कि अखबारों में क्या छपा है, तो उन लोगों के लिए मैंने ऐसा प्लान किया कि रोज़ कुछ महत्वपूर्ण खबरें लेकर और आप लोगों से उसकी चर्चा की जाए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जो भी मुझे देख रहे हैं वो अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और इस काम में मेरे साथ भागीदार बने। और जैसे जैसे ये कारवां आगे बढ़ता जाएगा फिर हम इस पर सुधार करते रहेंगे, जो कि बीच में काफ़ी आगे ये चल रहा था, लेकिन मुझे रोकना पड़ा और अब मैंने सोचा कि इसको दोबारा से शुरू करूँ। मुझे लगता है कि हम बात करते रहेंगे और जो भी मित्र जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं और फिर उसमें हम फिर आगे बात करते रहेंगे। तो शुरुआत आज चंद्रयान से करते हैं। हमारा जो चंद्रयान मिशन है उसका चंद्रयान 3 वो कल यानी 14 जुलाई को 2:30 बजे भारत से जो हमारा इसरो है इसरो उसे छोड़ेगा। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि एक ऐसा जहाज, एक ऐसा मिशन जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारी जो पीढ़ी है उसके काम आएगा। यानी हमारी जो साइंस आज प्रोग्रेस कर रही है, जो आज हम मिशन छोड़ रहे हैं उस मिशन को हमारी आने वाली पीढ़ी आगे लेके जाएगी। अभी तो हम चांद की तरफ जा रहे हैं, फिर मंगल की तरफ जाएंगे, फिर जैसे कि नासा तो सूरज की उसकी जो तपन है, उसकी जो वहाँ तूफान चल रहे हैं, वहाँ जो आग के गोले चल रहे हैं, उनकी भी तस्वीर तक लेकर आ रहा है। तो अभी हम वहाँ नहीं गए, लेकिन चांद पर पहुँचना ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इसकी शुरुआत आज हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो इसरो का साइंटिस्ट है, जो टीम है, वो आज सुबह तिरुपति मंदिर गई और तिरुपति बालाजी से उन्होंने आशीर्वाद लिया कि हमारा जो लॉन्चिंग है वो सफल रहे और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे देश के लिए ये बिल्कुल तैयार है। तो आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा स्टेशन में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए अपडेटेड बाहुबली रॉकेट, इसका नाम बाहुबली रखा है, ये बेसिकली MV3 है। और ये MV3 का जो सक्सेस रेट है वो 100% है। ये MV3 कई जगह कई देशों की, केवल अपने भारतीय नहीं और भी देशों की ये जो रॉकेट है उनको इसने अंतरिक्ष की जो हमारी कक्षा है वहाँ स्थापित किया है। तो ये 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसकी शुरुआत होगी। इसका काउंटडाउन आज से शुरू हो जाएगा और मिशन की सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने तिरुपति वेंकटचलापति मंदिर में दर्शन किए और एक छोटा सा मॉडल भी उन्होंने तिरुपति जी को भेंट किया कि सफल हो। चंद्रयान 24-25 अगस्त को चांद पर उतरेगा। अगले 14 दिन रोवर लैंडर के चारों ओर 360 डिग्री में घूमेगा और उसका परीक्षण करेगा। रोवर के चलने से जो उसके पहिए हैं वो उसके निशान चांद की सतह पर बनेंगे, उसकी तस्वीरें भी लैंडर ले सकेगा। यानी जब वो रोवर उतरेगा चांद पर तो क्योंकि उसके जो टायर जैसे होंगे उसके पाँव, ताकि वो मूवमेंट कर सके और उसकी सतह में घूम सके और वो 14 दिन चारों तरफ उसकी राउंड लेगा। तो देखते हैं, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि उसकी जो सतह है वो कितनी ऊबड़ खाबड़ है, वहाँ भी पत्थर है और उन पत्थरों को देखते हुए क्योंकि जो अमेरिका है, रूस है, चीन है, इन्होंने तो अपने यान चंद्रमा की सतह पर उतार दिए, लेकिन पिछली बार हमारा यान था उस सतह को टच नहीं कर पाया था। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि ये टच करेगा और ये चांद पर राष्ट्रध्वज लहराने वाला चौथा देश बनेगा भारत चंद्रमा पर राष्ट्रध्वज फहराने वाला चौथा देश बनेगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब पहुंचने वाला पहला देश भी होगा।
यह वही इलाका है जहां चंद्रयान 1 के दौरान मून इम्पैक्ट प्रोब छोड़ा था और इसरो ने पानी होने का पता लगाया था। चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी, उसमें हमने बहुत ही दुखद था कि पहुंच गए थे, लेकिन वो बस कुछ ही मीटर दूर रह गया था, लेकिन वो क्रैश हो गया। तो हमारा जो चंद्रयान मिशन है वो 179 किलोमीटर ऊपर लॉन्च व्हीकल से अलग होगा। यानी जब ये जो हमारा ये बाहुबली उसे लेकर जाएगा तो 179 किलोमीटर के ऊपर उसको लॉन्च व्हीकल से अलग कर देगा, और फिर वो अपनी जो उसके अंदर इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, जो सौर ऊर्जा के साधन हैं, वो अपनी ही बिजली उत्पादन करेगा और उससे आगे चलेगा। और ये 1000 से भी कम सेकंड में पृथ्वी की कक्षा से चंद्रयान 3 उड़ेगा और रोवर प्रज्ञान यह चांद पर खोज करेगा और चंद्रयान पृथ्वी के फिर चांद के 5 दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश अब तक रूस, अमेरिका और चीन ही कर पाए हैं सॉफ्ट लैंडिंग, इसकी लैंडिंग, और ये हमारा देश चौथा हो जाएगा। तो शुक्रवार को 14 जुलाई को भारत के लिए बहुत अहम साबित होने वाला है और श्रीहरिकोटा से ये उठना है। और जो धरती से सूर्य चंद्रमा एक आकार के दिखते हैं, सूर्य की तुलना में पृथ्वी से 400 गुना करीब होने से चंद्रमा सूर्य के बराबर दिखता है। यानी इतनी दूर है, इसके कारण हमें दिखता है, लेकिन ऐसा है नहीं, सूर्य बहुत बड़ा है। और चांद पर अब तक 12 मानव जा चुके हैं। 1972 के बाद पिछले 51 साल से मानव चांद की सतह पर नहीं उतर पाए। ये भी एक बड़ी चिंता की बात है कि 1972 में जो चांद पर व्यक्ति गया था, उसके बाद से हमें प्रोग्रेस भी बहुत, साइंस ने बहुत प्रोग्रेस कर दी है, रॉकेट लॉन्चर तमाम ने प्रोग्रेस की है, लेकिन उसके बावजूद कोई व्यक्ति वहाँ पहुँच नहीं पाए, इंसान नहीं पहुँच पाया, रॉकेट पहुँचे। फैट बॉय LVM M4 चंद्रयान 3 को रॉकेट पृथ्वी की कक्षा से ये ले जाएगा और इसकी लंबाई 43.5 मीटर है। इसका वजन 6.4 लाख किलोग्राम है। 6 सफल अभियानों को ये अंजाम दे चुका है। और इस बार लैंडर में चारों कोनों पर लगे 4 इंजन थ्रस्टर तो होंगे, लेकिन पिछली बार बीचों बीच लगा 5वां इंजन हटा दिया गया है। इसके अलावा फाइनल लैंडिंग केवल 2 इंजन की मदद से ही होगी, ताकि 2 इंजन आपात स्थिति में काम कर सकें। यानी 2 बंद होंगे, 2 चलेंगे, और 2 तब चलेंगे जब ये 2 अगर कोई खराब इनकी स्थिति होती है तो ये 2 फिर बाकी काम करेंगे, ताकि ये लंबे दिनों तक वहाँ रह सके। जैसे अनुमान है कि 14 दिनों तक वहाँ रहेगा। तो चूँकि ये इसके अंदर ऐसा सिस्टम लगा रखा है कि ये सौर ऊर्जा से चलेगा, लेकिन वहाँ पता चले कि कितना टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर में वो बिजली कैसे उत्पादन करेगा। तो ये हमारे जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जरूर सोचा होगा, सोच ही रहेंगे, क्योंकि वही महान है, विद्वान है, उन्होंने सब सोचा होगा, उन्होंने सब किया होगा। चंद्रयान 2 की गलतियों से सीखकर चंद्रयान 3 को बेहतर बनाया गया है। 2019 में चंद्रयान 2 की आंशिक सफलता के बाद 4 साल में इसरो ने लगातार ऐसे परीक्षण किए हैं जिनमें चंद्रयान 3 की हर संभव खामी से निपटा जा सके। मसलन फेल होने पर क्या होगा और हल या विकल्प क्या हो सकते हैं। यह जानकारी इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने मीडिया को बताई है। हम इसका कैसे कर रहे हैं। 2019 में सॉफ्ट लैंडिंग में असफल रहे थे। इसकी वजह यह थी कि खोजने के लिए हमारे पास सड़क हादसे की तरह मौके पर पहुंच हालात को जानने का फुटेज देखने का जरिया नहीं था। इसलिए चंद्रयान 2 मिशन के डाटा का विश्लेषण किया गया और उसके सिमुलेशन से देखा गया कि क्या गलत हुआ। अब इसको आप ये देखिए कि चूंकि ये इतनी दूर है और ऐसी जगह कि हम इसको देख नहीं सकते जाकर कि एक्चुअल एक्सीडेंट कैसे हो जाए। जैसे कि अगर कहीं रोड एक्सीडेंट होता है तो हम तुरंत देख लेते हैं कि एक्सीडेंट में क्या हुआ। चंद्रयान 2 की 3 चूक हुई थी और इसका जो प्रोपल्स सिस्टम में दिक्कत हुई थी।
इसने लैंडर की गति अनुमान से ज़्यादा बढ़ा दी थी। लैंडिंग के दौरान लैंडर को लगातार धीमा होना था ताकि वह चांद की सतह पर बिल्कुल सुरक्षित उतर सके। क्योंकि लैंडर की गति घटने के बजाय बढ़ने लगी, इसलिए वो हमारा सॉफ्टवेयर उसे नियंत्रित नहीं कर पाया और वो करीबन 50-60 किलोमीटर से गिर गया। क्योंकि उसकी स्पीड, जैसे हम आप हमारे फौजी भाइयों को देखते होंगे, जब वो पैराशूट से उतरते हैं तो पैराशूट से जब नीचे ज़मीन पर टच करने वाले होते हैं तो वो अपनी स्पीड कम कर देते हैं और उसको ज़्यादा खोल देते हैं ताकि वो धीरे 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 ज़मीन पर उतरे और कोई चोट ना लगे। नहीं तो जिस स्पीड से वो ऊपर से आते हैं वो गोले की तरह आते हैं, ज़मीन पर गिरते ही वो फट जाएंगे। तो इसलिए उनको 50-60 मीटर ऊपर से ही उनको हल्का कर दिया जाता है, बिल्कुल उनकी गति रोक दी जाती है। इसी तरह से इसकी गति रोकनी थी, लेकिन ये प्रॉब्लम क्या हुई कि वो सॉफ्टवेयर में कुछ माल फंक्शन हुआ और उससे वो गड़बड़ हो गई और चंद्रयान 2 के उतरने का स्थान लैंडिंग एरिया से 500 मीटर गुना, यानी 500 मीटर, जो 500 बाई 500 मीटर था, लगभग आधा किलोमीटर बाई आधा किलोमीटर, जिस रेंज में उन्होंने उतरना था। संपर्क में रहने के लिए नियंत्रण भी सीमित था। सेंसर खासकर पैरामीटर तक ही सेंस कर सकते थे, इसलिए फेल हो गए। लेकिन अब ये बात जो फेलियर हुई है उससे हमने सीखा है और इसलिए इस सीखने में 4 साल लगे और 4 साल बाद हमने इसकी जो एनर्जी है उसको हमने दुगनी कर दी है। लैंडर की एनर्जी ऑब्जर्विंग कैपेसिटी है उसको दोगुना किया है। चंद्रयान 3 में लैंडर की एनर्जी ऑब्जर्विंग कैपेसिटी दोगुना की गई है। पहले लैंडर 2 मीटर प्रति सेकंड से सतह से टकराने पर सुरक्षित रहने में सक्षम था। अगर 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाएगा तो भी सुरक्षित था। अब इसको 3 मीटर प्रति सेकंड कर दिया गया, यानी इसकी क्षमता, इसकी शक्ति और बढ़ा दी गई। और ये इसके जो इसमें जो 2 सेंसर लगे हैं, एक पहले की तरह इनर्शियल सेंसर है, एक कैमरा है, दूसरा जो लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर है। इसके लैंडिंग के दौरान लेजर बीम चांद की सतह पर आएगी और रिफ्लेक्ट होकर लौटेगी। ये नई टेक्नोलॉजी हमारे साइंटिस्टों ने, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस पर खोज की है और उसके बाद उन्होंने देखा है कि कैसे ये सफल होगा। मित्रों, जो दूसरी खबर है वो है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के लिए रवाना हो गए। ये 14 साल बाद कोई प्रधानमंत्री फ्रांस जा रहे हैं और उनके जो नेशनल डे परेड है, जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी होता है, ऐसे उनका नेशनल डे है, वहाँ वो शामिल होंगे। और इसमें भारतीय प्रधानमंत्री 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका और बाकी देशों ने हमारी आलोचना की थी, लेकिन फ्रांस इकलौता ऐसा देश था जिसने भारत का समर्थन किया और तब दोनों देशों के बीच में और भी प्रगाढ़ हुई थी दोस्ती। डॉक्टर मनमोहन सिंह वहाँ गए थे तो 25 साल पूरा होने के मौके पर, तो ये बड़ी ज़बरदस्त हमारी और फ्रांस की जो दोस्ती है, और इस दोस्ती के कारण ही हम देख रहे हैं जो हमारे सेना को मिले हैं राफेल लड़ाकू विमान, वो हमारे देश में आ चुके हैं और अभी 50 और राफेल हमें खरीदना है। तो राफेल आने से हमारी वायुसेना की शक्ति बढ़ गई है और हम जो चीन से मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि चीन जिस तरह से घुसपैठ कर रहा है तो हम राफेल से उसको हम रोक पाने में सक्षम हुए, मजबूत हुए। हमारी जो फ्रंट लाइन है, यानी हमारी जो लड़ाकू फ्रंट लाइन है, उसमें हम सफल हुए हैं। और ये जो भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत की इकोनॉमी इस वक्त $3.75 ट्रिलियन है और फ्रांस एक विकसित अर्थव्यवस्था है। तो अगर भारत और फ्रांस की दोस्ती होती है तो इनमें और प्रगाढ़ता आएगी। भारत जो विकसित बनने के लिए हमें टारगेट रखा है 2047 का, उससे पहले बन जाएंगे। और इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या होगा कि हमारे जो 2018 से 2022 के बीच में भारत ने 30% हथियार फ्रांस से खरीदे थे। सालाना भारत और फ्रांस के बीच लगभग 97,000 करोड़ रुपए का ट्रेड है। साफ है कि फ्रांस के लिए भारत का बड़ा मार्केट है। यही वजह कि भारत के साथ बेहतर संबंध बनाना फ्रांस की मजबूरी है। नेचुरली ये तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत चूँकि बहुत बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ लोगों का देश है, हमारे यहाँ एक उपभोक्ता देश है, तो इसलिए किसकी भी मजबूरी है कि
उसको भारत से दोस्ती करनी ही पड़ेगी। फ्रांस और भारत के बीच में जो महत्वपूर्ण सहयोग है वो, जैसे पहला मुद्दा क्या है, यूएनएससी में बदलाव। भारत चाहता है कि जो यूएनएससी में ये जो 5-6 कंट्री हैं, जो G7 कंट्री है, उनका कब्जा है, वो अपने हिसाब से चलाते हैं, अपने हिसाब से वीटो करते हैं, अपने हिसाब से दुनिया को हाँ करें। तो ये कहते हैं, भारत ने बार बार कहा है कि इस व्यवस्था को चेंज करना चाहिए, इसको बदलिए, और इसकी जगह अब सभी देशों को, क्यों कोई देश किसी से कम तो है न किसी का गुलाम है, तो फिर क्यों बाकी देशों को मौका नहीं मिलता उसमें सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने के लिए। तो ये भी इसराइल और फ्रांस ने हमेशा भारत का साथ दिया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। तो भारत की जो दावेदारी है उसके लिए फिर भारत भारत की मदद करेगा। दूसरा मुद्दा है मल्टीपोलर दुनिया की चाहत। भारत की तरह ही फ्रांस में मल्टीपोलर वर्ल्ड का समर्थक है। इसका मतलब यह है कि दोनों देश दुनिया के एक देश का दबदबा कायम होना नहीं चाहते हैं। ताज़ा उदाहरण चीन और अमेरिका के खिलाफ फ्रांस का स्टैंड। नाटो का मेंबर होने के बावजूद फ्रांस ने साफ कर दिया है कि वो चीन पर अमेरिका के इशारों पर नहीं चलेगा। फ्रांस ताइवान के मामले में भी अमेरिका की नीतियों का समर्थन नहीं करता है। अगर भारत की बात करें तो भारत शीत युद्ध के दौर से ही किसी एक खेमे का समर्थन होने की खिलाफत करता रहा है। इसके अलावा इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोनों देश शामिल हैं। अगर जैसे अमेरिका का राज हो या रूस का राज हो या चीन का राज हो, ये 3 बड़ी शक्तियाँ इस वक्त, तो फिर बाकी इनके गुलाम हो जाएंगे। तो अच्छा है कि इनका मुकाबला करें और जो बाकी देश हैं वो एक संगठन बनाएं, और बल्कि संगठन जैसे यूएन जनरल असेंबली है, यूएन का सब मेंबर बने, लेकिन उसमें सबको बराबर का हक दें। ऐसा नहीं कि 4-5 देशों को वीटो का अधिकार है। तीसरा मुद्दा है डिफेंस में साझेदारी। अभी भारत ने जो राफेल तो खरीदे ही, तो भारत और फ्रांस के विजिट के दौरान 26 और खरीदे जाएंगे। और अभी भारत ने जो MQ-9 ड्रोन है, इसकी डील हुई है। जर्मनी के साथ 6 पनडुब्बियों की एक समझौता होना है, तो फ्रांस के साथ 36 राफेल फाइटर जेट्स हमने अभी खरीद लिए हैं, और 26 और खरीदे हैं। 36 खरीद लिए, 26 और खरीद रहे हैं। और जो MQ-9 ड्रोन है वो हमने अमेरिका से खरीद रहे हैं, और जो पनडुब्बियाँ हैं, स्कॉर्पियो है, वो जर्मनी से हम खरीद रहे हैं। तो भारत की जो राफेल है, लड़ाकू विमान है, उसकी खासियत क्या है, उसकी स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसका जो क्लाइंब रेट है वो 86,000 फीट प्रति मिनट है। आप सोचिए कि किस स्पीड से आसमान में जा सकता है। तो ये इंडो पैसिफिक में मौजूद भारत की शक्ति है, भारत की दबदबा है, वहाँ बढ़ाना चाहिए। और इसके अलावा जो कुछ और जैसे मुद्दे हैं कि टैरिफ से जुड़े हुए मुद्दे हैं फ्रांस और भारत के बीच में, कि टैक्स को लेके अलग अलग हैं, तो इससे दिक्कतें होती हैं। जो फ्रांस का सामान यहाँ आएगा उसका रेट बढ़ जाएगा, या भारत का सामान फ्रांस में जाएगा तो उसका रेट बढ़ जाएगा। तो टैक्स में आपको बराबरी करनी है, और सहयोग तभी होगा जब आप टैक्स में बराबरी करें। तो मित्रों, ये भी एक बड़ा इशू है। और मित्रों, इसके अलावा जो मानसून फ्यूरी है, फ्रॉड फ्यूरी, दिल्ली में मानसून के कारण जो बारिश हुई है वो तो हुई है, लेकिन जो पहाड़ों में बारिश हुई है हिमाचल उत्तराखंड में, उसके कारण दिल्ली में बड़ी आफत आ गई है। दिल्ली में जो हमारा यमुना है वो खतरे के निशान से ऊपर चली गई। खतरे का निशान 205 सेंटीमीटर है, और कल शाम तक वो 208 सेंटीमीटर तक पहुंच गई थी। यानी अब इसके ऊपर 205 के ऊपर खतरा हो जाता है, यानी नदी का पानी बाहर आ जाएगा शहरों में। और जो लो लेइंग एरिया है, उन एरिया में पहले से ही लोगों को खाली कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पानी भर गया है। और जो हथनी कुंड से आज पानी छोड़ा गया है, वो करीबन 142 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है, और उसमें वो पानी भारत यानी दिल्ली पहुंचने में उस पानी को करीबन
48 घंटे लगने हैं, तो 12 घंटे हो चुके हैं और इसके बाद ये पानी दिल्ली पहुंच जाएगा। और ये ऐसा लगता है कि आज जल स्तर हमारा जो यमुना का जल स्तर है वो करीबन एक 209 मीटर पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब खतरा है और जो यमुना के आसपास गांव है, 240 गांव हैं, वो बाढ़ की चपेट में है, उनको हटाया जा रहा है। मित्रों, जो हिमाचल है और उत्तराखंड है वो बारिश के कारण कितनी तबाही मची हुई है। गांव के गांव बह रहे हैं, शहर बह गए हैं। जो मनाली और कुल्लू का जो शहर है उससे बहुत नुकसान हुआ है। और मंडी के में एक छोटा सा टाउन है, उसका नाम है थिनाग। तो पूरा शहर ही ऐसा लगता है कि बह गया है। वहाँ बादल फटा और उसके कारण जैसे पूरा जंगल शहर में आ गया और आसपास के सारे बिल्डिंगें तोड़ते हुआ चला गया। तो मित्रों, ये हमें जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि मानव मेड ये आपदाएं हैं वो इंसानी के कारण है। तो अगर हम धरती का ध्यान रखेंगे, पृथ्वी का ध्यान रखेंगे, तो वो भी हमारा ध्यान रखेगी। लेकिन हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं तो वो अपना रौद्र रूप दिखा रही है। मित्रों, हमारा जो मानसून सेशन है वो 20 जुलाई से शुरू हो रहा है और उसके लिए अभी कुछ महत्वपूर्ण बिल हैं जो आने हैं। लेकिन कल जो कैबिनेट ने फैसला लिया वो बहुत महत्वपूर्ण है। करीबन 42 बिल ऐसे हैं जो कारोबार में बाधा उत्पन्न करते हैं। अगर आपने थोड़ी सी गलती की तो कारोबारियों को जेल भेज देते हैं। तो उसमें सुधार किया जा रहा है, जेल की जगह जुर्माने का प्रोविजन किया जा रहा है ताकि कारोबार डिस्टर्ब ना हो। तो वो बिल आएगा। और 2024 की तैयारियों में बीजेपी में मीटिंगें चल रही हैं। कैबिनेट एक्सपेंशन होना था 12 जुलाई को, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि एनडीए में कुछ और घटक दल आ रहे हैं। 18 तारीख को एनडीए की मीटिंग है, तो उसमें ऐसा लगता है कि जनता दल यू भी टूटेगा और वो भी एनडीए में शामिल होगा, नीतीश कुमार अकेले छूट जाएंगे। तो मित्रों, मुझे लगता है कि आज हम इतनी बात करेंगे, कल फिर आपसे लगभग इसी समय दोबारा मुलाकात होगी। अगर आपके कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। देखते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने मित्रों को बताइए। हम आपको केवल अखबारों की समीक्षा करेंगे और उनके बारे में अगर आपके सवाल जवाब होंगे तो वो भी हम देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।